जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, यानी चतुर्भुज। और चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इस प्रश्नावली को कराने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आखिर में इस प्रश्नावली को कैसे सॉल्व करोगे। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। लेकिन इस प्रश्नावली को देखने से पहले इस प्रश्नावली के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 8.2 को करने से पहले आपको दो नियम जानना है। पहला वो नियम है, पहला नियम मध्य बिंदु का प्रमेय। ठीक है, पहला ये हम लोग जानेंगे कि मध्य बिंदु का प्रमेय। दूसरा हम लोग जानेंगे मध्य बिंदु का विलोम। ठीक है, विलोम प्रमेय। ठीक है, हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर ये आप दोनों कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, अगर दोनों आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो समझिए कि जो प्रश्नावली 8.2 है ना, आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि आखिर में ये क्या कहता है मध्य बिंदु का प्रमेय। देखिए मध्य बिंदु का प्रमेय और विलोम प्रमेय क्या है। देखिए कहता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज हो, ठीक है, पहला नियम बता रहा हूँ। पहला कहता है मध्य बिंदु का जो प्रमेय है वह कहता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज हो और इस त्रिभुज की किसी दो भुजा का मध्य बिंदु हो। मान लीजिए कि जितना ये लंबाई है इसके बीचों बीच में यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, और इस भुजा के भी बीचों बीच में कोई बिंदु है, या आप इस भुजा के बीचों बीच में कोई बिंदु ले लीजिए। ठीक है, यानी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है ना, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए। देखिए मिला दिया है ना, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो यह खींची गई रेखा है ना, ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब देखिए मान लेता हूं ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है और मध्य बिंदु ये मान लेता हूं ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाई जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होंगी। यानी जो डी ई खींचा हूं मैं, ठीक है, वो बी और सी के क्या होगा? समांतर होगा। मतलब ये हो गया डी ई समांतर बी सी है ना, ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये कहता है मध्य बिंदु का प्रमेय। आपको समझ में आ गया ना कि मध्य बिंदु का प्रमेय क्या होता है। ये समांतर होगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो भुजा की लंबाई है यानी डी ई की जो लंबाई है ना, ध्यान सुनिए, ये जो डी ई की लंबाई है वो इस बी सी का आधा होगा। क्या होगा? इस बी सी का आधा होगा। यानी दूसरा ये कहता है कि डी ई बराबर 1/2 बी सी। ठीक है, ये आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। देखिए कहता है मध्य बिंदु का प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को है ना, इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगा। तो देखिए DE जो है कि BC के क्या हो गया? समांतर हो गया। और दूसरा ये कहता है कि जब ये समांतर हो जाएंगे तो DE का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तीसरी भुजा यानी जो BC है उसका आधा होगा। यानी DE बराबर 1/2 BC। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था हमारा मध्य बिंदु का प्रमेय। दूसरा आता है इसका विपरीत यानी विलोम। क्या आता है? विलोम। विलोम क्या कहता है ये समझिए, देखिएगा ध्यान से। विलोम कहता है कि अगर कोई एक त्रिभुज हो, क्या हो? अगर कोई एक त्रिभुज हो,
ठीक है, और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य में, ध्यान सुनिएगा, किसी एक भुजा के मध्य में कोई एक बिंदु हो, क्या हो, कोई एक बिंदु हो, और उस बिंदु से, ठीक है, किसी अन्य भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, क्या किया जाए, किसी भी भुजा के समांतर, जैसे ये भुजा इस तरह है ना, तो यहाँ से एक समांतर ऐसे खींच लीजिए, या ये भुजा ऐसे है तो यहाँ से ऐसे समांतर खींच लीजिए। आई बात समझ में? यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, है ना, अन्य भुजा के समांतर अगर खींची जाए, ठीक है, तो वो दूसरी भुजा को, यानी जो दूसरी भुजा बचेगी उस भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समझिएगा ध्यान से, देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस भुजा के ये मध्य बिंदु यानी डी से इस BC के समांतर एक रेखा खींचूं, है ना, इस BC के समांतर अगर एक रेखा खींचूं, ऐसे ये सीधी है, तो जहां पे ये कट करेगी ना, इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी A से C तक का जो दूरी है वो आधा आधा हो जाएगा, यानी ये वाला दूरी बराबर हो जाएगा, उसको बोलते हैं समद्विभाजित। बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, यानी आप कह सकते हो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब बांट देना, यानी दो बराबर भागों में बांट देती है। ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय है, आप नोट कर लीजिएगा। बस इसी दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग प्रश्नावली 8.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरीके से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। देखिएगा, ABCD ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, देखिएगा, P जो है कि AB भुजा यानी AB का मध्य बिंदु है, Q जो है कि BC का मध्य बिंदु है, R जो है कि CD का मध्य बिंदु है, और जो S है ना वो DA का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC उसका विकर्ण है। देखिए, जो ये A से लेकर C तक है ये एक विकर्ण है। क्या है? ये विकर्ण है। तो दर्शाइए कि SR समांतर AC, ठीक है, बताना है कि जो SR ना AC के समांतर होगा और SR बराबर 1/2 AC। ठीक है, दूसरा PQ बराबर SR, ठीक है, बताना है कि ये PQ और ये SR दोनों बराबर होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तीसरा PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, PQRS ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होता है, वो समांतर चतुर्भुज होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए, आयत में भी यही होता है, लेकिन ये बात जरूरी है कि आयत में क्या होता है ना कि भुजाओं के मध्य का जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो हमें इसको तीनों को सिद्ध करना है। ये हमें 3 बातें यहाँ पे दी गई है, तो चलिए एक एक से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक करिए ये SR और AC कहाँ है। देखिए, SR और AC, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक त्रिभुज लेता हूँ, ADC, दिख रहा है, ADC, इसमें आ जाएगा ना, SR भी आ जाएगा और ये AC भी आ जाएगा। क्लियर ना? तो चलिए, सबसे पहले अब कहोगे सर आपने त्रिभुज ही क्यों लिया? क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु का जो प्रमेय पढ़े थे वो त्रिभुज के लिए, किसके लिए? वो त्रिभुज के लिए हमने पढ़ा था। तो जब त्रिभुज के लिए प्रमेय पढ़ रहे हो तो आपको त्रिभुज ही ना खोजना पड़ेगा। ठीक है, और खोजने का तरीका क्या है कि प्रश्न में क्या पूछा है उसी के अकॉर्डिंग खोजेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिए। अब हमको हल करना है, तो नीचे लिख देता हूँ हल। ठीक है, लिख दिया हल। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा, पहले के लिए हमें पहला सॉल्व करना है ये वाला। ठीक है, तो लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ADC में, ADC में, ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए S और ये R क्या है? मध्य बिंदु है। S जो है कि DA का है और R जो है कि CD का है ना। तो बस सबसे पहले लिखना है, क्या लिखूंगा कि भुजा बिंदु R
तथा एस, है ना, आर तथा एस भुजा सीडी तथा डी ए का मध्य बिंदु है ना। हमने लिख दिया कि ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है, ये हमें पता चल चुका है ना। तो अब के नीचे क्या लिखूंगा कि अतः मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि ये एस आर है ना, एस आर को मिलाया गया है ना, तो क्या लिखूंगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि आपका, आप नोटिस कीजिए कि मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है कि भैया जब आप जो मध्य बिंदु को मिला दोगे तो वो जो है कि एस आर समांतर हो जाएगा इस ए सी के, क्योंकि यही तो त्रिभुज था ए डी सी, तो ये हो जाएगा ए सी। और दूसरा क्या हो जाएगा, और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि और जो ये भुजा है एस आर, ठीक है, एस आर वो इस ए सी का आधा हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। बस इतनी ही बात आपको लिखनी थी, एग्जामिनर को समझा देना था। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये एस आर समांतर ए सी है और ये एस आर बराबर 1/2 ए सी है। अब इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। आप यहाँ पे कर लीजिएगा नोट। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ ऐसे 1, ठीक है, कर लिया। अब देखिए हमें दूसरा बताना है पी क्यू बराबर एस आर। तो देखिए एस आर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है 1 और 2 समीकरण में, लेकिन पी क्यू बाकी है। अब चेक करिए कि पी क्यू कहाँ है। तो पी क्यू इस त्रिभुज में है, ए बी सी में नहीं पी क्यू, तो यहाँ से ए बी सी त्रिभुज ले लूंगा। तो चलिए दूसरा के लिए, अब दूसरा हमें सॉल्व करना है। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब ए बी सी में आप देखोगे तो ये P और ये Q क्या है, ए बी का मध्य बिंदु P है और बी सी का मध्य बिंदु Q है। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु P तथा Q भुजा ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु है ना। ए बी तथा बी सी का क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये हमने नोट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब नोट कर दिए तो यहां भी कौन सा प्रमेय लगेगा जी, मध्य बिंदु का प्रमेय। तो क्या लिखूंगा, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से आप क्या देखोगे कि इसमें भी पी क्यू जो है कि इस ए सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा, पी क्यू समांतर ए सी, ठीक है। अब इसको मान लेता हूं समीकरण 3, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी, है ना। ये भी यहाँ पे जैसे हुआ था सेम। अब ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 के साथ देखिए ये समांतर वाला है तो इस समांतर को लूंगा, 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 से। दिख रहा है ना, 1 और 3 एक साथ लेंगे और 2 और 4 एक साथ लेंगे। क्यों लेंगे, तो देखिए ये इसका शकल इसके जैसा मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 1 और 3 लेंगे, देखिए एस आर ए सी के बराबर है और यहाँ पे पी क्यू ए सी के बराबर है, मतलब ए सी दोनों में बराबर है। इसका मतलब एस आर पी क्यू के क्या हो जाएगा, समांतर, मतलब समांतर की बात कर रहा हूँ। एस आर ए सी के समांतर है और यहाँ पे पी क्यू ए सी के समांतर है, तो दोनों में ए सी कॉमन है, इसलिए एस आर पी क्यू के क्या हो जाएगा, समांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा एस आर समांतर पी क्यू और यहाँ पे तथा। अब यहाँ पे 2 और 4 से देख लीजिए,
एस आर बराबर 1/2 AC और यहाँ पे पी क्यू बराबर 1/2 AC, तो आप देखोगे 1/2 AC 1/2 AC दोनों में बराबर है, तो एस आर और पी क्यू भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में, यानी एस आर बराबर पी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था ना, दूसरा तो यही था पी क्यू बराबर एस आर, यहाँ पे हो गया प्रूफ। क्लियर। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा हमसे क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा हमें जब इतना पता चल गया कि ये एस आर और ये पी क्यू क्या है, समांतर भी है और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या कह सकता हूं, अतः है ना, यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या लिखता हूं कि एस आर समांतर पी क्यू और एस आर इक्वल टू पी क्यू। हमने ये सिद्ध किया है, ये यहाँ पे देख लीजिए, है ना, है तो ठीक है तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया कंप्लीट, यानी पहले प्रश्न में जो 3 था तीनों मैंने कंप्लीट करा दिया। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। ध्यान सुनिए, समचतुर्भुज क्या होता है कि समचतुर्भुज एक वर्ग ही है। वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर यही है कि जो वर्ग होता है उनमें भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उनमें 90 नहीं होता है। बात क्लियर हो गया। तो चलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यहां पे बनाता हूं समचतुर्भुज। देखिएगा ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज, ठीक है, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है, और पी क्यू आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए जो P है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी आपको दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ मध्य में है P, ठीक है। Q जो है कि बी सी का है, यहाँ पे है Q। चलिए R जो है कि सी डी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे है R। चलिए और डी ए का मध्य बिंदु S है, यहाँ पे बचा है आपका S, ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। देखिए तो बताना है कि जो ये पी क्यू बनेगा, ये वाला, ये पी क्यू है ना, पी क्यू आर एस बताना है कि ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस AC को मिला दूं, इस विकर्ण AC को क्या कर दूं, मिला दूं, ए बी सी डी जो ये आपका समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण क्या किया मैंने, AC को मिला दिया। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं, क्या लिखता हूं, दिया है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, दिया है। चलिए दिया है क्या कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो लिखूंगा यही कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इनका मध्य बिंदु आपको दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है ना, तो ये मध्य बिंदु हो गया। चलिए अब क्या लिखूंगा कि पी क्यू आर तथा एस है ना, भुजा ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। ये बात दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। तो देखिए लिखूंगा सिद्ध करना है पी क्यू आर एस
एक आयत है। अब देखिए आयत के प्रॉपर्टीज यानी आयत का गुण ही क्या होता है। अगर मुझे पी क्यू आर एस अगर एक आयत सिद्ध करना है तो सबसे पहले ये सिद्ध करना होगा कि जो यहाँ पे P का मान हो, चाहे Q का मान हो, चाहे R का मान हो, चाहे S का मान हो, यानी कोण वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इनकी भुजाएं आमने सामने बराबर होती हैं। अगर ये मैं सिद्ध कर दिया तो समझ जाइएगा कि P Q R S क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो इसमें एक और बात समझिए, पहले प्रश्न में दिया था कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का मैंने विकर्ण मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे इस विकर्ण को भी मिला देता हूँ, देखिएगा इन विकर्ण को, है ना, बी और डी विकर्ण और ए और सी को मिलाया, तो देखिए जहां पे ये विकर्ण कट कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये 90 डिग्री होता है। कैसे होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। आ रहा समझ में ना, समचतुर्भुज ये ए बी सी डी था, तो इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही बात मैं नीचे लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, आप देखिए लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज ठीक है के विकर्ण एक दूसरे को समकोण, है ना, 90 को बोलते हैं समकोण, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए ये प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसका नामकरण मैं कर दूं क्या, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करे इसका मान लेता हूं ये O है, ठीक है। क्या है, O है। इसका मतलब कह सकता हूं कि कोण O बराबर 90 डिग्री। कोनो दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से। देखिए अब आप नोटिस कीजिए कि हमें तो सिद्ध करना था कि ये आयत है, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज। क्या लेते हैं, त्रिभुज। अब मैं कौन कौन सा त्रिभुज लेता हूं, तो लेता हूं ए डी बी। क्या लेता हूं, ए डी बी। अगर मैं ए डी बी लूं तो देखिए इनके ए डी का मध्य बिंदु एस है और इस ए बी का मध्य बिंदु पी है। आप चाहो तो ले लीजिएगा बी सी डी, ठीक है, या आपका मन हो तो नहीं ए डी सी, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ना। कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं ए डी बी, यानी ए बी डी भी कह सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस त्रिभुज को लूंगा, तो इस त्रिभुज को अगर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये पी और एस को मिलाने वाली जो रेखा है और ये डी बी है, दिख रहा ना, ये डी बी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक प्रॉपर्टीज कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, है ना, देखिए अगर ये त्रिभुज है ए बी डी तो इनका मध्य बिंदु पी है और ये एस है, तो इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, है ना, क्या किया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा यानी ये जो बी डी है ना, बी डी के क्या होंगी, समांतर होंगी। ये मध्य बिंदु का प्रमेय नियम था, है ना, ये मैं आपको बताया था। तो चलिए अब समझिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है। अब ए बी डी में आप नोटिस करोगे तो क्या लिखेंगे कि ये जो पी एस है वो समांतर होगा बी डी के, है ना, तो पी एस समांतर बी डी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, और होगा कि पी एस बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी। ये हमने कल भी देखा था इस बात को, ठीक है, यानी इसके पहले प्रश्न में भी हमने देखा था, ठीक है। तो पी एस बराबर 1/2 बी डी, ये हो गया त्रिभुज ए बी डी में। अब ये किसके कारण हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आगे यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूं, यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय
से। किससे हुआ ये? मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार देखोगे कि ऊपर वाला त्रिभुज लेता हूं, कौन सा? तो ये वाला। देखिए मैंने लिया था ए बी डी, ठीक है, ऐसे ही लूंगा यहां से सी बी डी। क्या लिखूंगा? सी बी डी। ऊपर वाला आधा त्रिभुज लेता हूं और नीचे वाला का मैंने कर दिया। इसी प्रकार है ना, लिखूंगा इसी प्रकार त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CBD में? देखिए CBD में QR और ये BD है ना, तो देखिए QR समांतर आपका BD और QR बराबर 1/2 BD, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1 और इसको 2, ठीक है, तो यहां पे लिख दूंगा समीकरण 1 और ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। इसको मान लेता हूं समीकरण 3, इसको मान लेता हूं समीकरण 4। ध्यान से देखिए, तो अब क्या करूंगा? लिखूंगा समीकरण, अब देखिए 1 और ये 3 एक जैसे दिख रहे हैं ना, देखिए ये समांतर वाला और ये वाला एक जैसे, तो क्या लिखूंगा? समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 से, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी BD है, इसमें भी BD है, जब दोनों ये समांतर हैं तो PS और QR भी क्या हो जाएंगे? समांतर, यानी PS समांतर QR, ठीक है। तथा अब देखिए दूसरा और चौथे में, दूसरा में क्या है? ये 1/2 BD है और चौथे में भी 1/2 BD है, ये दोनों बराबर हैं तो PS और QR भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी PS = QR, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जब दोनों समांतर हो गए, कौन कौन सा? देखिए PS और ये QR क्या हो गए? समांतर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब नीचे क्या लिखूंगा? अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। PQRS से क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया, लेकिन हमको सिद्ध करना था कि ये आयत है। अब आयत का गुण क्या होता है? तो मैंने बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं, लेकिन अगर हम ये सिद्ध कर पाए कि चाहे P का मान, चाहे Q का मान, चाहे R का मान, चाहे S का मान 90 डिग्री है, कोई भी एक मान 90 है, तो PQRS एक आयत हो जाएगी। तो देखिए कैसे करोगे आप। यहां तक तो कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है कि आप यहां तक नोट कर लीजिएगा कि आपको मैंने सिद्ध किया अभी कि PQRS एक समांतर है। जैसे मैं सिद्ध कर दूंगा कि इनमें से कोई भी कोण, चाहे PQRS कोई भी कोण 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब कह दूंगा कि PQRS एक आयत है। क्लियर ना? तो देखिए अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे क्या करना होगा, देखिएगा। अब हमको इतना पता है कि ये जो आपका समचतुर्भुज है ना, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। कितने पे? 90 पे। तो देखिएगा आप यहाँ पे एक देखिएगा, मैं एक पिक्चर लेता हूँ, ये वाला पिक्चर लेता हूँ, देखिएगा ये वाला, ध्यान से देखिए, ये छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा बॉक्स, ठीक है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये छोटा सा जो बॉक्स है ना, ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये छोटा वाला जो बॉक्स है ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की गुण क्या होती है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो हम लोग एक बात तो जानते थे कि ये जो विकर्ण है ना, समचतुर्भुज के 90 पे काटता है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कोण R का भी मान कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और जब कोण R का मान 90 आ जाएगा तो कह देंगे कि PQRS एक आयत होगा। क्लियर हो गया? चलिए तो अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसका नामकरण कर देता हूं, इसको मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं मान लेता हूं, चलिए X और ये मान लेता हूं Y, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए कि चतुर्भुज O है ना, यहां से पूरा लेता हूं ये वाला, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज OXRY में, ठीक है, ये हमने ले लिया चतुर्भुज OXRY, ठीक है, यही हमने माना है। अब आप नोटिस कीजिए कि देखिएगा ध्यान से, ये अब इसमें देखिए ये RS
है ना, हमने सिद्ध किया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, तो मतलब ये भुजाएं दोनों समांतर होंगी और ये भुजाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी, तभी तो समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है ये एस आर या आर एस, ये भुजा इस एसी के समांतर होगी जैसे हमने ऊपर ये सिद्ध किया था इसमें, ठीक है, हमने इस त्रिभुज को लेकर के कि ये पी एस इस बी डी के समांतर है, देख लीजिए पी एस बी डी के समांतर है, वैसे ही यहाँ से आर एस इस ए सी के समांतर होगा, ऐसे ही पी क्यू, ठीक है, इस ए सी के समांतर होगा, है ना, समांतर होंगे कि नहीं होंगे, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगा, और वैसे ही ये भुजा, ये बी डी जो है कि इस क्यू आर के समांतर होगा, देख लीजिए क्यू आर और बी डी क्या है, समांतर है, आई बात समझ में ना। तो ये भुजा भी यानी ओ एक्स वाई आर के समांतर हो जाएगी ना। तो अब हम ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से कि इस बी डी पर ही क्या है, ये ओ एक्स है, दिख रहा है ना, बी डी पे ही क्या है, ओ एक्स है, और इस क्यू आर पे ही क्या है, तो वाई आर है, चाहे आर वाई कह लीजिए, तो ये भी समांतर होंगे कि नहीं हो, क्योंकि इसी रेखा पर है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे नीचे यहाँ पे कि बी डी है ना, ये बी डी किसका समांतर था, क्यू आर के, तो बी डी समांतर क्यू आर होगा, ये है ना, ये बी डी जो है कि इस क्यू आर के समांतर है, जब ये समांतर है तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे आगे इसलिए अब बताइए ये बी डी है और ये क्यू आर है, इसलिए ओ एक्स भी वाई आर के क्या हो जाएगा, समांतर, इसलिए ओ एक्स समांतर वाई आर ये हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अब ये हमारा समांतर हो गया, अब ऐसे ये वाला देख लीजिए, है ना, ऐसे ही क्या होगा, ये आप देखिए ये एस आर इस ए सी के समांतर होगा, तो एस आर समांतर ए सी, इसलिए अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक्स आर और ओ वाई है ना, यानी ओ वाई समांतर हो जाएगा आपका एक्स आर के, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये समांतर वाली रेखा पर ही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, समांतर। और जब ये समांतर हो गए, है ना, ये जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गए, इसका मतलब ये ओ एक्स आर वाई है ना, ओ एक्स आर वाई क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिख दूंगा, अतः ओ एक्स आर वाई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ओ एक्स आर वाई एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग एक बात जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ना, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम नीचे लिख देंगे कि क्या, सुनिए कि सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, और आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, है ना, यहाँ पे लिखिएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं, किसके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कि कोण O बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण R, और कोण O का मान हमने देखा था यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, कितना है जी, 90 डिग्री। तो देखिएगा यानी यहाँ हो जाएगा दोनों बराबर 90 डिग्री। अब ये बराबर हो गया 90 डिग्री, तो अब हमारा R निकल गया 90 डिग्री। R कितना हो गया, तो नीचे लिखूंगा अतः कोण R बराबर 90 डिग्री। जब एक पी क्यू आर एस में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो अब क्या कहोगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। प्रूफ हो गया। बस इतना ही आपको करना था बस। लेकिन इसको करने के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप क्लियर करोगे नहीं तब तक आपसे प्रश्न बनेंगे नहीं। कि ये गारंटी ए बी सी डी एक आयत है ना, ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उनकी कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, वो आयत होंगे। तो देखिएगा एक आयत बनाता हूं। कौन सा आयत है, तो ए बी सी डी। देखिए ये हो गई आयत, है ना, ये हो गया हमारा आयत, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है, जिसमें पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिएगा
ए बी का मध्य बिंदु P है, यानी बीचों बीच में ये P है, इस BC का मध्य बिंदु जो है आपका Q है, और इस CD का मध्य बिंदु बीचों बीच में कौन है तो आपका R है, और इस DA का मध्य बिंदु कौन है आपका S है, ये हो गया S। ठीक है, चलिए तो मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। तो बताना है कि जो ये PQ है, ठीक है ना, RS मिल गया और ये ऐसे बन गया, ये जो चतुर्भुज बन रहा है, तो बताना है कि जो बना हुआ जो चतुर्भुज है ना वो क्या है आपका सम चतुर्भुज है। तो देखिए इसके पिछले प्रश्न में सम चतुर्भुज दिया था और पूछा था कि आयत बताइए कि आयत है, लेकिन इसमें आयत दिया है और सम चतुर्भुज पूछा है। तो देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, जब तक आप सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज नहीं जानोगे, गुण नहीं जानोगे, तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि सम चतुर्भुज क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। और इनके बीच का कोण यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। बात क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके बीच का कोण जो है कि 90 नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो सम चतुर्भुज में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि PQ, QR, RS और ये SP, ये जो भुजा है ये आपस में सब बराबर हैं, और जब सब बराबर हो जाएंगे इसका मतलब कह सकते हैं कि PQRS एक सम चतुर्भुज है। क्लियर ना। चलिए सबसे पहले मैं विकर्ण खींचता हूं, देखिएगा यहां से एक विकर्ण खींच लेता हूं, ठीक है। कौन सा विकर्ण, यहां से A और C को मिला लेता हूं, तो देखिएगा ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, A और C को मिला दिया। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या दिया है वो लिखना जरूरी है, दिया है कि ABCD एक आयत, तो लिखूंगा ABCD एक आयत है, ठीक है। अब ये आयत है यहां पे हो गया। अब मध्य बिंदु भी दिया हुआ है, तो लिखूंगा जिसमें P, Q, R तथा S है ना, S भुजाएं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, ये बात उसने दिया हुआ है। अब चलिए, अब हमें करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है, तो वही करूंगा, सिद्ध करना है कि PQRS एक सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लेंगे पहले त्रिभुज, है ना, दो त्रिभुज लेते हैं और उन दोनों त्रिभुज को हम लोग मध्य बिंदु के प्रमेय से पहले उसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझे, पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो चलिए क्या करूंगा, लिखूंगा त्रिभुज ABC है ना, लिखूंगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ABC में आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए इस AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है, ठीक है। ये ऊपर मैंने दिया हुआ में सब लिखा ही है, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या देखोगे कि जब ये मध्य बिंदु P है और इधर मध्य बिंदु Q है और ये AC क्या है, एक तीसरी भुजा है ना जी, ये AB BC और ये AC तीसरी भुजा है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, तो P और Q को जब मिलाया जा रहा है तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा यानी इस AC के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब नीचे लिखेंगे कि PQ समांतर AC है ना जी, P
पी क्यू समांतर ए सी। ठीक है, अब ये लिख दिया। उसके बाद क्या बनेगा, और, है ना। पहले इसको क्या करता हूँ, समीकरण मान लेता हूँ। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और आगे लिखूंगा और पी क्यू बराबर 1/2 AC हो जाएगा, है ना। पी क्यू का जो मान होगा इस पूरे AC का आधा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ से बना है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय से। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब आगे लिख दूंगा, यहाँ पे इसके आगे लिखूंगा कि मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेता हूं ADC, है ना। ABC लिया था, अब इस ADC तो लिखूंगा त्रिभुज ADC में। इसमें भी सेम वही होगा, देखिएगा ADC में ये S और ये R, है ना, इस AC के क्या होंगे, समांतर होंगे ना, मध्य बिंदु है तो देखिएगा SR समांतर AC। इसको मान लेता हूं समीकरण 3 और पी क्यू बराबर 1/2 AC इसमें था, तो इसमें क्या हो जाएगा SR, है ना। SR बराबर 1/2 AC, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये भी किससे हुआ, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। तो नीचे लिख दूंगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से बन गया। अब देखिए, अब इन समीकरणों को तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से। देखिएगा, 1 का तुलना 3 से करेंगे क्योंकि ये समांतर है, तो ये भी समांतर वाला है। ये AC और AC दोनों में बराबर है, इसका मतलब पी क्यू SR के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर SR बीच में है तथा। अब दूसरा और चौथा लीजिए, दूसरा और चौथा देखिए, इसमें भी 1/2 AC है, इसमें भी 1/2 AC है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब पी क्यू SR के बराबर हो जाएगा तथा पी क्यू बराबर SR, ये हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए, जब ये पी क्यू SR, पी क्यू और ये SR जब दोनों बराबर है और दोनों समांतर है ना, दोनों बराबर है और समांतर है, इसका मतलब कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिखूंगा नीचे, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना। पी क्यू आर एस एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि भैया ये सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज के लिए क्या खास होती है कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन कोण 90 नहीं होगा। अगर कोण 90 हो गया तो वो आयत बन जाएंगी। क्लियर ना। चलिए अब देखिए, इनमें क्या करता हूं, हमें पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज है, तो ये तो पता चल गया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। बात क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इन दोनों भुजाओं को, ठीक है, चाहे इन दोनों भुजाओं को यानी अलग अलग भुजाओं को अगर बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर कर दें, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, मान लीजिए कि हम इस भुजा को इसके बराबर कर दिए, तो देखिए इस भुजा को इसके बराबर कर देंगे तो ये भुजा इसके बराबर ऑलरेडी है और इसके बराबर ये है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम कोई भी भुजा लेते हैं जो अलग अलग है, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। क्लियर ना। तो देखिएगा, मैं इन दोनों को लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब एक देखिए त्रिभुज बनेगा, आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, इधर भी त्रिभुज बनेगा। बात क्लियर हुआ ना। तो देखिएगा ध्यान से, अब करूंगा क्या कि त्रिभुज PAS, है ना, नीचे लिखता हूं त्रिभुज PAS तथा इधर ले लीजिए PBQ, त्रिभुज PBQ। अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, तो बताइए ये PS भुजा और ये PQ भुजा बराबर हो जाएंगी ना। बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो PAS तथा PBQ में, है ना। अब मैंने कर दिया। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो देखिएगा ये AS इस BQ के बराबर होगा, है ना। AS बराबर BQ,
कैसे बराबर होगा, तो देखिए मध्य बिंदु से, नहीं ये पूरा AD और ये BC बराबर होंगे कि नहीं होंगे, आयत से ये पूरा ABCD अगर ये आयत है तो आयत से तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो बताइए मध्य में था ना ये S और ये Q, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये बेचारा मध्य में है, तो मध्य में तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी और ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी। बात क्लियर हो गया, तो ये हमने बराबर किया। अब किसके कारण, तो आगे लिखता हूं मध्य बिंदु से, है ना, ठीक है। क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु से, है ना, ये बीचों बीच में है और ये AD और ये BC आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये आयत है, ठीक है, तो मध्य बिंदु से। अब देखिए दूसरा क्या, ये AP है ना, AP और ये BP क्या होंगे, बराबर होंगे, AP और BP भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ये भी देखिए ना मध्य में है, P कहाँ है, इस AB के मध्य में है, तो लिखूंगा P AB का मध्य बिंदु है ना, तभी तो ये बराबर हुआ है, बीच में है ना P, है ना, AB के बीच में है P, तो इसका मतलब ये जो है कि AP और ये BP ये बराबर हो गए। अब देखिए अब क्या बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुज में, तो ये भुजा हो गया इसके बराबर, ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। अब क्या बराबर होंगे, तो देखिए यहाँ पे कोण 90 डिग्री है कि नहीं, यहाँ भी 90 होगा क्योंकि आयत है, ठीक है, तो यहाँ पे कोण A का मान, कोण A का मान कोण B के मान से क्या होगा, बराबर होगा, किससे, तो आगे लिख दूंगा आयत से, आयत से, या आगे लिख दीजिए समकोण, ठीक है, आयत है इसलिए कोण बराबर है तो लिख दूंगा समकोण से, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया कि ये बराबर हो गया। अब देखिए कौन सा नियम लगा है, तो ये है हमारा S, ये है कोण A और ये है S, है ना, तो SAS, तो क्या लिखूंगा SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज PAS सर्वांग सम त्रिभुज PBQ, है ना। अब ये दोनों बराबर हो गए, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो PS और PQ भी बराबर हो जाएगी, यानी PS बराबर PQ, आगे लिख दूंगा CPCT से, ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। अब क्या कहूंगा, अतः, है ना, अब लिखूंगा अतः PQRS की सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज है। ये हो गया हमारा प्रूफ। बस इतना ही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ABCD एक समलंब है, ठीक है, देखिए ABC और ये D क्या है, एक समलंब है, ठीक है। चलिए अब समलंब क्या होता है कि जिस चतुर्भुज के, है ना, दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना, वो समलंब होता है, ठीक है। देखिए जिसमें AB समांतर DC, है ना, ये जो AB है वो इस DC के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ये बात दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही BD एक विकर्ण है ना, यहाँ से B और D को मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा। और ABCD एक समलंब था और इसमें जो है AB DC के समांतर है और ये BD एक विकर्ण है, ठीक है। चलिए और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, देखिएगा। अब ये जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है E, है ना, ये वाला, ये इस AD का मध्य बिंदु है। बस आपको यही तो दिमाग में रखना था कि मध्य बिंदु कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि मध्य बिंदु को ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे, खोजेंगे। तो मध्य बिंदु हमें मिल गया E वाला, ठीक है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई, है ना। देखिए E से जो है हो करके एक रेखा इस AB के, है ना, जो जैसे ये AB है इसी के समांतर ये रेखा खींची गई है,
ठीक है, ये बात कहा हुआ है। जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है ना, जो इस BC को किस पर प्रतिच्छेद करती है, इस F पर प्रतिच्छेद करती है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दर्शाइए कि F भुजा, यानी जो ये F है BC का मध्य बिंदु है। बताना है, दर्शाइए कि F जो है कि भुजा ये जो BC है ना, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये विकर्ण BD है ना, मान लेता हूँ कि विकर्ण BD को ये E से लेके खींची गई जो रेखा है ना, ये EF, इस BD को यहाँ पे मान लेता हूँ ये बिंदु P पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कहाँ करता है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, ये मैंने मान लिया पिक्चर में, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या दिया हुआ है। तो लिखूंगा पहले दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है। तो मैं लिख दूंगा यही कि ABCD एक समलंब है। अगर ये समलंब है तो इसमें AB समांतर DC, तो ये भी लिखूंगा AB समांतर DC, समांतर हो गया, ठीक है। BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा नीचे कि E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची जाती है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, E से एक रेखा AB के समांतर खींची जाती है ना। ये सब दिया हुआ है, क्योंकि दर्शाइए जहां से लिखा है ना, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब खींचा गया है, इसका मतलब EF समांतर आपका हो जाएगा AB। आई बात समझ में, है ना। EF जो है कि ये AB के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी ये बात दिया था और ये बात दिया था, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब जो BC को F पर प्रतिच्छेद करता है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए इन दोनों में देखिए, यहाँ भी AB समांतर DC है, यहाँ पे EF समांतर AB है, दोनों में AB बराबर है। इसका मतलब कि ये जो DC है और EF है ये भी बराबर होगा, यानी समांतर होगा। आई बात समझ में, ये भी क्या है, समांतर है और ये भी समांतर है, तो AB बराबर है, इसका मतलब DC और EF भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ से निकल गया कि DC समांतर EF, यह हमें एक पता चल चुका है। चलिए अब हमको लिखना है, सिद्ध करना है, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है जी, कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो लिख दूंगा वही चीज कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि इस E को AB के समांतर खींचा गया था, तो हमें पता चला कि ये DC और EF भी क्या हो गए, समांतर हो गए। यहां से हमने देखा था, देख लीजिए, दिख रहा है नीचे, DC और EF भी क्या हो गए, समांतर हो गए। इसका मतलब कि DC, EF और AB ये तीनों आपस में क्या है, समांतर है। तो अब आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज AB और D, ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए, ठीक है, या ADB है ना। तो लेता हूं, देखिए त्रिभुज ADB
बी में। अब कहोगे सर त्रिभुज क्यों लेना है, तो देखिएगा इस त्रिभुज को लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये ई जो है कि एडी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय है उससे ये पता चल जाएगा कि इस बीडी का भी मध्य बिंदु क्या है, पी है। आई बात समझ में, पता चल जाएगा ना। तो सेम वही चीज कि एडी का मध्य बिंदु अगर ई है तो बीडी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये किससे, मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए ए डी बी है ना, ए डी बी में तो नीचे क्या लिखूंगा कि ई है ना भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ये बात समझ में आ रहा है ना। ये बात दिया हुआ था प्रश्न में ही कि जो ई है ना वो एडी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमने ई एफ जो खींचा है वो किसके समांतर खींचा है, ए बी के, है ना। तो ये हम लिख देता हूँ ई एफ समांतर ए बी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ई एफ समांतर ए बी ये दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, चलिए अब ये लिख दिया। अब ये समांतर है तो हमको एक बात तो पता चल गया। तो हम लोग अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे कि अब नोटिस कीजिए कि ये जो बिंदु P है, ठीक है, वो P है, इस BD का क्या होगा, मध्य में होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को तीसरी भुजा के समांतर या दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय है, मैं आपको समझाया था, फिर से सुनिएगा। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के, है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु, अब देखिए ये भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ था, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, दूसरी भुजा के समांतर, है ना, मान लीजिए कि इस AB के समांतर अगर रेखा खींची जाए, है ना, दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा कौन सी बन रही है, BD, उसको भी क्या करेगा, वो समद्विभाजित करता है। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित करता है, ये बात हमने लिख दिया। तो अब समझिएगा क्या लिखेंगे कि मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, है ना, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से या मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से। ठीक है, अब इस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि ये जो आप देखोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये BD, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा नीचे अब कि P भुजा BD का मध्य बिंदु है। हो गया ये। ठीक है, हमें अब कहां से, E से कहां पहुंच गए, P तक। अब हमको देखिए F तक पहुंचना है ना, कि ये भी क्या होगा, यही तो सिद्ध करना था कि BC का मध्य बिंदु क्या है, F है ना, यही सिद्ध करना है। तो देखिएगा अब हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, कौन सा त्रिभुज, यहां से CBD। ठीक है, तो चलिए अब नीचे क्या लिखूंगा, त्रिभुज CBD में। ठीक है, CBD में। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि P भुजा जो है कि इसका है, BD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखूंगा नीचे कि P भुजा, अभी हमने ऊपर ये दिखाया सिद्ध क्या है ना, P भुजा BD का मध्य बिंदु है ना। P भुजा जो है कि BD का मध्य बिंदु है, ये बात पता चल गया। इसका मतलब कि जो ये EF है, ठीक है ना, EF, इसमें ये EP आ रहा है कि नहीं, है ना, EP आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, PF। ये पूरी भुजा समांतर है इसलिए उस पे P भी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके EF जो लिखा हूं ना, EP लिख देता हूं, है ना। आपको दिख रहा है EP, ये भुजा इसी पे है ना, तो EP जो है AB के क्या हो गया, समांतर हो गया। अब EP क्यों लिखा हूं, क्योंकि ADB में ये P आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए कि जो हमने लिया है कौन सा त्रिभुज, CBD, इसमें क्या लिखूंगा, PF, है ना। तो PF समांतर किसके हो जाएगा, अब ये DC के। बोलिए सही बात है, देख लीजिए यहाँ पे DC हमने देखा था
कि ए बी के भी ये समांतर है, क्लियर ना, तो डी सी के समांतर। अब क्या लिखोगे, वही चीज सेम ऊपर जो इसे हमने किया है, मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, ठीक है। अब इस विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा कि आप देखोगे कि ये एफ भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखूंगा क्या कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। बस यही करना था प्रश्न, बस आपको समझना है, और जो समझ लिया वो कर लिया, और जो नहीं समझा वो कर लिया। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, देखिए ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए, जो समांतर चतुर्भुज है ना, उसमें ए और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, ठीक है। देखिए ए बी का मध्य बिंदु ई है और ये सी डी का मध्य बिंदु एफ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को मध्य बिंदु ही तो चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ए सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण ये बी डी है, ठीक है ना, इस बी डी को ये जो भुजा है आपका ए एफ, ठीक है, और ये ई सी, ये बताना है कि समत्रिभाजित, यानी ये जो तीन भाग आपको दिखाई दे रहा है डी पी, पी क्यू और यहाँ से क्यू बी, ये तीनों भाग सम यानी बराबर हो, ये हमें बताना है कि क्या तीनों भाग ये बराबर हैं कि नहीं है। और इन तीन भाग को, यानी ये बीडी को तीन भागों में कौन बांटा है, तो आप देखोगे कि यहाँ से ये ए एफ और यहाँ से ये ई सी, यही ना बांटा है तीन भाग में। तो यही बताना है कि क्या ये ए एफ और ये ई सी इस बीडी को समत्रिभाजित करती है कि नहीं करती है। चलिए कैसे करोगे सुनिएगा। सबसे पहले लिखना है आपको दिया है, लिखूंगा दिया है, क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, है ना, तो ये लिखूंगा पहले यही चीज कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो ये लिखूंगा क्या कि ई और एफ भुजा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ए बी और सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये बात दिया हुआ है। चलिए अब दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है। अब नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। इसका मतलब कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर ये क्यू बी। अगर ये सिद्ध हो जाए तो नहीं हो जाएगा, तो लिखता हूं क्या कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब ये हुआ कि dp बराबर पी क्यू बराबर क्यू
बी। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो सम त्रिभाजित हो ही जाएगा, यानी समान 3 भागों में बट जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे एक बात समझिए, इस ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ई है, और इस सी डी का मध्य बिंदु कौन है? तो एफ है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और ये भुजा सी डी है ना, ये क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये बात हमें पता चल चुका है। इसका मतलब कि ए बी और ये जो सी डी है ये क्या होंगे? समांतर होंगे, और ए बी और सी डी क्या होंगे? आपस में बराबर भी होंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर सी डी। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ये जो बिंदु ए है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी बात हम लोग जानते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब मध्य में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये ए ई की दूरी और ई बी की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? ये मध्य में है ना, तो ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला दूरी एफ सी और यहाँ से डी एफ, ये दूरी भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एफ क्या है? इस सी डी का मध्य बिंदु है। ये बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी ए ई है ना, और ये बराबर है, और ये वाला ये इसके बराबर है, और ये दोनों सी डी और ये ए बी आपस में बराबर हैं। तो जब ये आपस में बराबर हैं तो ए ई और एफ सी भी क्या होंगे? तो आपके बराबर होंगे। कैसे? देखिएगा ध्यान से, सुनिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का आधा ए ई है ना, क्या करेंगे कि ए बी बटे में 2 बराबर इस पूरे सी डी का बटे में 2 कर दीजिए। जब इसका भी आधा करेंगे, इसका भी आधा करेंगे, तो आपका क्या आएगा? साइड में यहाँ पे आ जाएगा कि एफ सी है ना, एफ सी ले लेता हूँ क्योंकि आधा करेंगे तो एफ सी आएगा ए बी बटे 2 में। ए बी बटे 2 में तो यहाँ से ए ई लेता हूँ। पहले क्या लूँगा? पहले ये ए बी बटे 2 है इसलिए ये ए ई ले लेता हूँ, ए ई, और बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एफ सी। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने केवल ए ई और एफ सी क्यों लिया, आपने इसको क्यों नहीं लिया? तो देखिएगा यहाँ पे एक आकृति मुझे दिखाई दे रही है, ये वाला ऐसे दिख रहा है, ये पूरा एक आकृति दिखाई दे रही है। कौन सा? ए ई सी एफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि ए ई सी एफ जो चतुर्भुज है इसमें ए ई और ये एफ सी दोनों क्या है? तो बराबर है, और बराबर है, और ये पूरा ए बी और ये सी डी जो था ये समांतर था। तो समांतर है तो ये समांतर ही रेखा पे है ना, तो जब समांतर रेखा पे ए ई और एफ सी है तो ये भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो क्या कहेंगे? अतः ए ई समांतर एफ सी। ठीक है, ये दोनों समांतर हो गया। और जब समांतर हो जाएंगे तो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो नीचे लिखूंगा इसलिए ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब कि ये दोनों जो रेखा है ये समांतर हो गई, है ना जी। यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों समांतर हो गई। अब ये दोनों समांतर हो गई तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकला कि जब ये दोनों समांतर हो जाएंगी तभी तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं यहाँ से। देखिए अब यहाँ से लेंगे ए बी पी, ये वाला त्रिभुज। क्यों? क्योंकि ये जो ए मतलब कि ई सी और यहाँ से ए एफ ये भी क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे ना। तो नीचे पहले लिख दूं कि ए एफ समांतर ई सी।
ई सी, है ना। ये दोनों आपके समांतर हो जाएंगे। जब दोनों समांतर हो जाएंगे तो देखिएगा यही ना दोनों भुजाएं जो है इस बीडी को काट रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो देखिएगा अब यहाँ से ए बी पी लूंगा, क्या लूंगा, ए बी पी। तो नीचे लिखूंगा त्रिभुज ए बी पी में। अब देखिए ए बी पी में, तो यहाँ पे देखिए जो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो क्या लिखूंगा, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। हम एक बात तो जानते हैं कि ई और ये सी है और यहाँ से ए एफ है, ये क्या है, समांतर है। तो इसी पर है ई क्यू और ए पी, है ना। तो ये क्या है, समांतर है। तो हम नीचे अब लिखेंगे, ध्यान सुनिए कि क्या, अब ये हमको इतना तो पता चल गया कि जब ये दोनों समांतर है तो ये ई क्यू और ए पी भी क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ई क्यू समांतर ए पी, है ना, ये समांतर हो गए। अब नीचे क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, है ना। मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से तो क्या हो जाएगा आपका कि जो ये क्यू है ना, अब ये क्यू है इस बीपी का, इस बीपी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा नीचे कि क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है। ये हमने सिद्ध कर दिया एक चीज कि जो क्यू है वो इस बीपी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से देखिए पी क्यू और ये क्यू बी ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, पी क्यू बराबर क्यू बी, है ना, क्यू बी। ये हो गया हमारा, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, है ना। ये हमने सिद्ध किया। इसी तरह हमने इस त्रिभुज को लिया था, ठीक है। अब इसी तरह आप इधर से उल्टा ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज, है ना, कौन सा, तो हमने लिया था यहाँ से ए बी पी, अब आप ले लीजिए सी डी क्यू, है ना, सी डी क्यू, क्योंकि इसमें दोनों ये समांतर आना ही चाहिए। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज, है ना। अब डायरेक्ट में लिख देता हूँ इसी प्रकार त्रिभुज सी डी क्यू में। अब इसमें क्या हो जाएंगी जी, तो आप देखिए इसी प्रकार जैसे ये यहाँ पे किया गया है सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो इसी प्रकार सी डी क्यू में भी क्या हो जाएगा, तो आपका ये पी क्यू और ये डी पी बराबर हो जाएंगे, है ना जी। तो देखिए डी पी बराबर पी क्यों, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। आप सेम इसी के थ्रू कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि ये पी एफ और या क्यू सी ये दोनों समांतर होंगे। क्यों, एफ भुजा जो है कि ये सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ऐसे लिखेंगे एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। तो ऐसे ई क्यू समांतर ए पी लिखा हूं, तो आप लिखिएगा यहाँ से कि एफ पी समांतर सी क्यू, यहाँ से हो गया। फिर मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से ये लिखना है। उसके बाद जो है कि आपका ये पी इस डी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये वाला डी पी बराबर पी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो नीचे क्या लिखूंगा, आप समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए दोनों से, यहाँ भी पी क्यू यहाँ भी पी क्यू, जब पी क्यू बराबर है तो डी पी भी क्यू बी के बराबर हो जाएगा, यानी डी पी बराबर क्यू और बी। अब ये दोनों बराबर हो गए। हमने देखा कि पी क्यू भी इनके तो बराबर है, इसका मतलब बराबर में पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर डी पी बराबर क्यू बी, यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तीनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब नीचे क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, अतः लिखिएगा कि रेखाखंड ए एफ और ई सी
विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। नीचे आपको लिख लेना है, ये हो गया हमारा प्रूफ। यानी बस आपको समझना था, थोड़ा सा अगर आप समझते हो ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो आप आसानी से सीख पाओगे। ठीक है, तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, जिसका कोण C समकोण है। ठीक है ना, जिसमें जो कोण C है वो समकोण है। समकोण का मतलब ये हुआ कि उसमें वो वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो देखिए एक बनाता हूं समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक खींचा ऐसे, ये मैंने एक खींच दिया, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये वाला क्या है आपका? C है ना, C है यानी समकोण है। अगर ये C है तो बाकी आप A B कहीं भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, ये है A, ठीक है, ये है B और ये है C। क्लियर? चलिए A B C हो गया। कह रहा है कि कर्ण AB, देखिए कर्ण जो है कि ये AB है, कर्ण क्या है? ये AB है। इसमें कह रहा है कि मध्य बिंदु M है ना, इन कर्ण का जो AB है इसका मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे M है, तो ये है मध्य बिंदु आपका M। ठीक है, से होकर BC के समांतर, देखिए इस मध्य बिंदु M से होकर इस BC के समांतर है ना, यानी समांतर आप ऐसे एक रेखा खींचोगे, ऐसे समांतर ये खींच दिया मैंने। ठीक है, समांतर खींची गई रेखा AC को, देखिए खींची गई रेखा ये जो AC है, AC को यहाँ पे कट कर रही है, कट करिए ना, तो ये है बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया हमारा बिंदु D। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि, यानी अब सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। बताना है कि जो भुजा D है ना वो AC का क्या है? मध्य बिंदु है। पहला ये बताना है। दूसरा बताना है कि MD परपेंडिकुलर AC, यानी जो ये MD है, ठीक है ना, ये MD है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो AC पर, इस AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, ये आपको बताना है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, ये आपको बताना है। चलिए तीसरा बताना है कि CM बराबर MA। ठीक है, CM देखिए यहाँ से है ये CM, यानी ये डॉट डॉट कर देता हूँ ऐसे, है ना, ये CM और ये AM क्या है? बराबर है। ठीक है, और इनके बराबर में भी बताना है कि 1/2 AB है ना, यानी ये जो AB है इसका आधा। ठीक है, ठीक है, यानी CM AM और 1/2 AB ये आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है वो आपको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिखूंगा दिया है, दिया है। क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ये लिखना जरूरी है। ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है ना, यानी समकोण है तो कोण C बराबर कितना आ गया आपका? 90 डिग्री, है ना, ये समकोण है, ये बात कहा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु M है, तो क्या लिखूंगा? ठीक है, M भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, M जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है ना, BC के समांतर M से एक रेखा खींची जाती है। इसका मतलब कि M से खींची गई जो रेखा ये D है ना, यह D तक जा रही है, D पर प्रतिच्छेद करिए, तो MD और BC क्या होंगे? समांतर होंगे। ये बात क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ तक हमने नोटिस कर लिया, यानी खींची गई समांतर रेखा यानी MD समांतर आपका BC होगा, है ना, MD और BC क्या होंगे? समांतर होंगे। ये बात प्रश्न में ही दिया हुआ है। चलिए अब देखिए ध्यान से, दर्शाइए कि, यानी अब करूंगा यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला क्या कह रहा था कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए D
किस त्रिभुज में आ रहा है ये, तो ए बी सी में आ रहा है ना ये MD ए बी सी में, तो लिखूंगा पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप चाहो तो ACB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ABC लिख दिया, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज में हम नोटिस कीजिए, इस त्रिभुज में आपको क्या दिखेगा कि M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ था, है ना। तो लिखूंगा क्या, M भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। M जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो हमें एक और चीज दिया था कि M से समांतर रेखा खींची जाती है BC के, तो देखिए इसका मतलब कि MD समांतर BC है ना। MD और समांतर क्या है, BC है, यहां भी मैंने निकाला था, ये चीज प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये हमने लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दूंगा कि दिया है, ये सब क्या था, दिया है, लिख दिया दिया है। चलिए अब ये दिया हुआ था तो यहाँ पे मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, अब मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि किसी एक बिंदु से, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो यही है मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा कि आपका जो है कि ये MD और BC तो पहले समांतर था, अब ये समांतर है ही, तो इसका विलोम प्रमेय क्या कहता है कि जो ये भुजा D है वो AC का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखूंगा नीचे कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से AD और DC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी AD बराबर DC मध्य में है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है, MD परपेंडिकुलर AC, बताना है कि जो MD है ना, उस AC पर क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आप नोटिस करोगे कि MD और BC क्या है, समांतर है ना। देखिए MD और BC समांतर है, यानी यहाँ पे लिखूंगा MD समांतर BC। अब ये समांतर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो ये AC रेखा है क्या एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है। अगर दो समांतर रेखा है, इस पे एक रेखा खींचोगे तो तिर्यक रेखा हो जाएगी, है ना। यानी कह सकता हूं कि MD समांतर BC जहां AC है ना, AC एक तिर्यक, ठीक है, रेखा है। क्या है ये, एक तिर्यक रेखा है। जब ये एक तिर्यक रेखा है तो नोटिस कीजिए कि ये वाला कोण यहाँ पे ये C है और ये वाला कोण आपका D है, दिख रहा है, ये तिर्यक रेखा है। तो अब ये C और D ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर होंगे, तो संगत कोण से। किससे, संगत कोण से। पीछे प्रश्नों को मैं जैसे कराते आ रहा हूं ना, सब कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, तो ये संगत कोण से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कह सकता हूं कि ACB, कोण ACB बराबर कोण ADM, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी किससे, आगे लिख दूंगा संगत कोण से। संगत कोण से ये बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो कह सकता हूं कि AC पर MD क्या है, लंब है, यानी MD, नीचे आगे लिखता हूं अतः MD लंब AC, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। तीसरा प्रश्न अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए तीसरा क्या है, CM बराबर MA। देखिएगा CM और ये AM आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज है और एक वाला ये त्रिभुज है।
अगर हम इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें, बराबर कर दें, तो बताइए ये AM और ये CM बराबर हो जाएंगे ना। तो सेम पहले लिखूंगा त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। कैसे करोगे, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए इनमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो DM है इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है ना जी। तो DM बराबर DM उभयनिष्ठ से, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। और देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए एक रेखा पे 180 होता है तो ये 90, यानी कह सकता हूं क्या कि ADM बराबर है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया है हम लोग ऊपर प्रूफ, कोण A है ना, ADM बराबर कोण, ठीक है, कोण CDM ये हो गया। अब ये क्या, तो यहाँ आगे लिख दूंगा 90 से, या लिख दीजिए समकोण से, किससे, समकोण से, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, अब क्या आपको दिख रहा है, ये जो AD और ये DC क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए AD बराबर DC, ये बराबर होंगे क्योंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या लिखूंगा, AD बराबर DC, हमने ऊपर क्या किया है, ये सिद्ध किया है, तो लिखूंगा सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिद्ध किया है। अब देखिए आपको ये तीन चीजें मिल गई, क्या मिला है जी, तो साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी SAS, ठीक है। तो देखिए अब आप एक काम करिए, इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं साइड से ऊपर वाला रफ करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं प्रश्नों को, तीसरे वाले प्रश्न को ऊपर कर सकूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, आप मेरी बातों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि SAS, तो लगाऊंगा SAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कौन कौन सा, तो त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब AM और CM क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कह सकता हूं ना, इसका मतलब कि AM बराबर CM, यहाँ पे लिखो CPCT से। अब ये CPCT से बराबर हो गए, इसको मान लेता हूं। अब ध्यान सुनिएगा, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1। अब देखिए आप ध्यान से, अब हमें सिद्ध करना है, हमने एक चीज जानते हैं कि M क्या है, AB का मध्य बिंदु है ना। तो नीचे लिखूंगा M भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। अब मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो AM और ये BM, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी AM और ये BM भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा AM बराबर BM, ठीक है। अब मैं इसे नीचे वाले को रफ करता हूँ, ध्यान से देखिए, समझिएगा। चलिए देखिए, अब ये दोनों हो गए आपके बराबर। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो जब दोनों बराबर हो गए तो देखिएगा ये AB जो है, ये AB किससे बना है, तो नीचे लिखूंगा AB बराबर AM और MB, है ना जी, या BM कह लीजिए। तो AM प्लस BM, यही ना हुआ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि AM और BM आपस में बराबर है, तो जहां BM है वहां पे AM रख दूंगा। क्यों, क्योंकि ऊपर AM बराबर CM हमने सिद्ध किया है, तो AM को ही लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा AB बराबर, AM के जगह पे AM ही होने वाला है क्योंकि ऊपर AM है, प्लस BM के जगह पे AM रख देंगे AM। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2AM, और इधर क्या है आपका
बी, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर ये 2 इधर आ जाएगा तो ए बी बटे में 2, ए बी बटे में 2 का मतलब कि 1/2 ए बी। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण से देख लीजिए, यानी समीकरण 1 व 2 से अब इन दोनों समीकरण से देखोगे तो ए एम और ए एम दोनों बराबर हैं, तो सी एम और ये 1/2 ए बी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कह सकता हूँ कि आपका जो है कि सी एम है ना, सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देख लीजिए, ए एम कह लीजिए चाहे एम ए कह लीजिए, तो चलिए मैं एम ए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ पे एम ए सब जगह यहाँ पे चेंज ही कर देता हूँ, एम ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सेम वही चीज़ है, बस ए एम जो हमने प्रूफ करने के लिए कहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम ए दिया था तो हमने एम ए कर दिया। सब कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ए एम मैंने लिखा है वहाँ पे ए मतलब कि एम ए कर देता हूँ, ठीक है, एम आपका ए हो गया, यहाँ भी हो गया एम ए, और कहीं है, चलिए नहीं हो गया प्रूफ। बस यही आपको करना था, यानी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि ये क्या पूरा प्रश्नावली पूरे बुक्स को मैं जैसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करा रहा हूँ ना, वैसे सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।